नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे मेरे मित्रजन फॉलोअर्स का लगातार मेल और व्हाट्सएप के ज़रिए अनुरोध आ रहा है कि ज्योतिष को सरल और सहज तरीके से किस तरीके से समझा जाए, इस पे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से वीडियो बनाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें और ज्योतिष की बारीकियों को भी कुंडली के माध्यम से विवेचन कर सकें। तो आज हम प्रारंभ करते हैं ज्योतिष की इस नई श्रृंखला को और समझते हैं ज्योतिष की बारीकियों को, अपनी कुंडली में किस प्रकार से अध्ययन किया जाए और किस तरीके से ज्योतिष को अपनी जीवन में जन सामान्य के लिए, मित्रजनों के लिए, परिवारजनों के लिए उपयोगी बनाया जा सके। हमारे भारतवर्ष में ज्योतिष की 100 से अधिक विधाएं प्रचलित हैं, परंतु प्रमुख रूप से 10 से 12 ज्योतिषीय पद्धतियों को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली हुई है, जिसमें कुंडली ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, पंचपक्षी, नंदी नाड़ी ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, नक्षत्र ज्योतिष, गणित ज्योतिष, अंगूठा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, इन सारी विधाओं को समझा गया है। हस्तरेखा भी इनमें एक प्रमुख माध्यम माना गया है ज्योतिष में। परंतु इन सब ज्योतिषों का आधार वैदिक ज्योतिष को माना गया है, जिनके प्रणेता महर्षि भृगु, महर्षि पाराशर, महर्षि जैमिनी को माना गया है और उनके द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता, बृहद पाराशर होरा शास्त्र और जैमिनी सूत्र को इनका आधारभूत स्तंभ माना गया है। तो हम अपनी इस ज्योतिषीय यात्रा को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जो सरल और सहज रीति भी है और आधारभूत ज्योतिष का मार्ग भी है। तो इस यात्रा को वैदिक ज्योतिष के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष के दो आधारभूत स्तंभ जो हैं, राशियां और ग्रह, इन दोनों को याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। 12 राशियां होती हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों के क्रम को याद करना बहुत आवश्यक है। ये राशियां हमेशा इसी क्रम में आती हैं और आपकी कुंडली में इसी क्रम में इनको स्थान प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके से 9 ग्रह माने गए हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु को ग्रह नहीं, छद्म ग्रह के रूप में माना गया है। बेसिकली ये 2 एस्ट्रोनॉटिकल पॉइंट्स हैं जो पृथ्वी के परिभ्रमण क्षेत्र को चंद्रमा के परिभ्रमण कक्षा जब काटती है तो जो 2 पॉइंट रहते हैं उन्हें राहु और केतु की संज्ञा दी गई है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को ज्योतिषीय विद्या में नहीं काउंट किया जाता है, उनका प्रभाव मानव जीवन पर नहीं माना गया है, इसीलिए सिर्फ 9 ग्रह हैं, इन्हीं की हम गणना करते हैं। ये 7 ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक 12 राशियों के स्वामित्व रखते हैं। राहु केतु का किसी राशि पर स्वामित्व नहीं है। सूर्य एवं चंद्रमा को एक एक राशि कर्क और सिंह प्राप्त है। बाकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को 2-2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। मेष राशि का स्वामित्व मंगल के पास है, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर और कुंभ के शनि और मीन के गुरु। इस क्रम को याद करना बेहद आवश्यक है ज्योतिष सीखने के लिए। तो मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले आप राशियों के क्रम को याद करें, उनके स्वामित्व वाले ग्रह को याद करें और इन नवग्रह को अच्छे तरीके से समझ लें और याद कर लें। दूसरा प्रमुख बिंदु है कुंडली। जब भी हम कोई एस्ट्रोलॉजिकल ऐप खोलते हैं या जन्म कुंडली खोलते हैं, उसमें बहुत सारी कुंडलियाँ हमारे सामने आ जाती हैं: लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवमांश कुंडली या चलित कुंडली। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी कुंडली प्रमुख है। तो सबसे पहले इस बात को जान लें कि जन्म कुंडली या लग्न कुंडली को ही मूलभूत आधार कुंडली माना गया है और उसी के आधार पर संपूर्ण जीवन का विवेचन किया जाता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव भी कहते हैं, इसको माना गया है और इससे एंटी क्लॉकवाइज 12 भावों की हम काउंटिंग करते हैं। ये लग्न भाव या प्रथम भाव है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम,
एकादश और द्वादश। कुंडली में हमेशा भावों की गणना एंटी क्लॉकवाइज ही की जाती है। इन 12 भावों में नंबर कोई भी हो सकता है, बट भाव हमेशा कांस्टेंट रहते हैं और इसी तरीके से गिने जाते हैं: प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर लग्न भाव में मिथुन राशि है तो आगे कुंडली में किस तरीके से राशियां आएंगी। यहाँ पे अगर मिथुन राशि है तो तीसरा नंबर आएगा, क्योंकि मिथुन राशि तीसरे नंबर पर है। उसी तरीके से आगे हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ चौथा, यहाँ पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और उसके बाद 1 और 2। इसीलिए मैंने पहले भी आपको बोला है कि राशियों का क्रम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो राशि लग्न में आती है उसके बाद हम आगे राशियों का प्रसार करना शुरू करते हैं उसी क्रम में, और जहाँ राशि खत्म होती है तो हम पहली राशि से आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मिथुन लग्न की पत्रिका बन गई है। जिस जातक की लग्न में मिथुन राशि होती है उसे बोलते हैं कि वो मिथुन लग्न का है। अगर इसके बदले यहाँ पे छठवीं कन्या राशि में मान ली जाए, तो अगर यहाँ पे छठवीं राशि कन्या आएगी तो ये छठवां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से हम छठवीं राशि को लग्न में रख के आगे राशियों को फैला देंगे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि इन भावों में नंबर कोई भी हो सकता है। नंबर बेसिकली राशि को इंगित कर रहा है। हम पूरी राशि का नाम इन भावों में नहीं लिख सकते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए नंबर को राशि के फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि भाव वही रहेगा। अगर लग्न भाव में 3 नंबर है तो भाव तो लग्न ही रहेगा, बट यहाँ राशि मिथुन आ गई क्योंकि 3 नंबर मिथुन राशि को दिया गया। लग्न में अगर 6 नंबर है तो भाव तो प्रथम ही रहेगा, मगर यहाँ कन्या राशि आ गई है जिसको 6 नंबर दिया गया है। तो कुंडली में सबसे पहले ये जाने कि लग्न में कौन सी राशि दी गई है, तो आपकी लग्न किस राशि की है और उस लग्न के स्वामी मिथुन के बुध माने गए हैं, तो आपके लग्नेश बुध हैं। और उसके बाद 12 भावों की गणना की जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे 9 या 12 नंबर डला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये या तो 9वां भाव या 12वां भाव है। ये भाव हमेशा 7वां भाव ही काउंट करेगा, ये भाव हमेशा 10वां ही रहेगा और ये भाव द्वादश रहेगा। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इस ज्योतिषी यात्रा में कि जन्म कुंडली का विवेचन कैसे किया जाए, किस तरीके से समझा जाए कि लग्न में कौन सी राशि है, हमारे लग्नेश कौन से हैं और प्रथम भाव में कौन सी राशि पड़ी है, द्वादश भाव में कौन सी राशि पड़ी है, सप्तम भाव में कौन सी है, चतुर्थ में कौन सी है और दशम में कौन सी है। ये भाव कांस्टेंट रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इनकी काउंटिंग रहेगी और जो भी राशि जन्म के समय में लग्न में रहेगी उस राशि को लग्न में डाल के आगे राशियों का प्रसार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने क्या समझा कि 12 राशियां कौन सी होती हैं, उनका क्रम क्या है, 9 ग्रह कौन से होते हैं, लग्न कुंडली नवमांश कुंडली में कौन सी कुंडली को आधारभूत कुंडली माना गया है, कुंडली में किस तरीके से 12 भावों को वर्गीकृत किया गया है और उनका क्रम क्या है, और किस तरीके से राशियों को जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में स्थान प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई घटनाएं घट रही हैं तो उसमें कौन सा भाव जिम्मेदार है। भावों के और ग्रहों के कारकत्व को समझने का प्रयास करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में और जानेंगे कि कुंडली के अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह किस तरीके से अपना प्रभाव देते हैं। नमस्कार।